क्या डीआई और पजल्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, और हो सकता है इस बार भी इस तरह के डीआई और पजल्स आपको देखने को मिल जाए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में। दूसरी बात, आपको एक्चुअल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन इस सेशन से मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि अगर इस टाइप के पजल्स और डीआई आते हैं एग्जाम्स में तो आपको कोई दिक्कत वहां ना हो, ठीक है ना। देखो, मैं आप सबको एसबीआई क्लर्क के लास्ट ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर तो प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जो कि इजी लेवल का था, राइट। आज जो पजल्स और डीआई होंगे वो थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे। अगर पेपर इजी आता है तो फिर तो आप उसी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो पेपर मॉडरेट आ गया, डिफिकल्ट तो नहीं आएगा क्योंकि एसबीआई क्लर्क का पेपर है, पीओ का नहीं। तो अगर मॉडरेट आता है पेपर तो मैं चाहती हूँ कि आप दो टाइप के पेपर के लिए रेडी रहो, इजी भी और मॉडरेट भी। इसीलिए मैं ये सेशन आप सबको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। पहले हम क्वांट के पेपर को सॉल्व करेंगे, यानी जो डेटा इंटरप्रिटेशंस होंगे, और फिर पजल्स करेंगे। डीआई में एक पिज्जा वाला केसली डीआई आया था लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में, जिसे बिना एक्स लिए कैसे सॉल्व करना है उसका अप्रोच बताऊंगी। और एक पार्टनरशिप बेस्ड केसली डीआई आया था, उसको भी मैं रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करना है अप्रोच बताऊंगी आप सबको, ठीक है। और एक टेबल डीआई सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के टेबल डीआई ज्यादातर प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और रीजनिंग में नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग एक रो पजल सॉल्व करेंगे, एक बॉक्स वाला पजल सॉल्व करेंगे विथ वन वेरिएबल, और एक 10 फ्लोर वाला पजल सॉल्व करेंगे, और एक ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी सॉल्व करेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पजल है, जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ पजल आया था लास्ट ईयर, जिसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी हुआ था। इस पजल को सॉल्व करने का अप्रोच भी सीखेंगे। हो सकता है इस बार एसबीआई क्लर्क प्री में भी इस टाइप का पजल आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, ये है वो केसली डीआई पिज्जा वाला जो लास्ट ईयर एसबीआई पीओ प्री में आया था। कह रहा है 3 पिज्जा शॉप्स ए, बी एंड सी सेल्स वेज पिज्जा एंड नॉन वेज पिज्जा। 3 दुकान है ए, बी और सी जो बेच रहे हैं वेज पिज्जा और नॉन वेज पिज्जा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए वाज 9:7। फिर ए का वेज पिज्जा और नॉन वेज पिज्जा का रेशियो दे रखा है 9:7। तो यहाँ 9, यहाँ 7 लिख लो, हमें एक्स नहीं लेना है जैसे कि मैंने पहले कहा था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड दैट सोल्ड बाय पिज्जा शॉप बी वाज 3:4। तो बी का भी दे दिया है 3 और 4, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पिज्जास वेज प्लस नॉन वेज सोल्ड बाय पिज्जा शॉप सी वाज 108 एंड respective ratio between number of vegetarian and non-vegetarian pizza sold by pizza shop C was 7:5। तो यहाँ C का कह रहा है टोटल 108, C का रेशियो भी दे रखा है वेज और नॉन वेज का 7:5। तो हम C का वेज और नॉन वेज पिज्जा का टोटल निकाल सकते हैं, कैसे, डिवाइड बाई 7:5 कितना होगा 12, डिवाइड बाई 12 करो कितना आएगा 9, 9 7 जा कितना होगा 63 वेज पिज्जा, 9 5 जा कितना होगा 45 नॉन वेज पिज्जा। सी का टोटल निकल गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ऑल 3 पिज्जा शॉप वाज 376, ठीक है। टोटल कह रहा है 376, सी का गया 108, तो बचा कितना, 16 में से 8 गया 8, 6, 3 में से 1 गया 2, 268। ये जो 268 है ना, ये ए प्लस बी का है, ठीक है। हम इसको रेशियो में कर रहे हैं ना, तो ए प्लस बी का कितना निकला 268, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए वाज 20% मोर देन द वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप बी, ठीक है। यहाँ वेज पिज्जा की बात कर रहा है, ए जो है 20% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5 मोर देन बी है, यानी अगर बी 5 है तो ए कितना होगा 1 मोर है 6। तो यहाँ कह रहा है बी 5 है, यहाँ कितना है 3 है, इनको सेम कैसे करोगे, इनका एलसीएम लो, कितना होगा 15। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 15 हुआ 5 से, तो यहाँ 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 20। एक्चुअल वैल्यूज को यहाँ सर्कल कर लो, ठीक है, यहाँ 15 यहाँ 20, ठीक है। फिर ए क्या कह रहा है 6, लेकिन यहाँ ए कितना है 9, इनको सेम कैसे करोगे, इनका एलसीएम क्या होगा 18, यानी 9 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 18 हुआ यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 14। तो ये है एक्चुअल वैल्यूज, क्या है 18, 14, 15 और 20, इन्हीं का सम जो है यहाँ हमने क्या निकाला 268, ठीक है। तो इनको ऐड कर दो 18, 15,
14 और 20, 8 5 13 4 17 7 1 2 5 1 6, 67 इज इक्वल टू कितना होगा 268। तो 7 से कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा 4, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 4। फिर 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 18 4 जा 72, 14 4 जा 56, 15 4 जा 60, 24 जा 8। ये हो गया पूरा केसलेट डीआई, अब सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये था रेशियो मेथड, ना आपको कहीं एक्स लेना पड़ा, ना कैलकुलेशन टाइम टेकिंग था, इजीली सॉल्व हो गया। अब आपको करना है क्वेश्चंस का आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्जा and each non-veg pizza sold by shop B is rupees 200 and rupees 300 respectively, then find the total amount obtained by shop B in rupees। ठीक है, वेज पिज्जा B का क्या निकला 60 इंटू 200 विच इज इक्वल टू कितना होगा 12,000। ठीक है, नॉन वेज पिज्जा कितना निकला 80 इंटू 300 कितना होगा 24,000। तो इनको मिला दो कितना होगा 36,000 विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर टू द नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, ए और सी का कह रहा है वेज पिज्जा, ए और सी का वेज पिज्जा क्या है 72 63 कितना होगा 235 76 13 135। ठीक है, बी और सी का नॉन वेज पिज्जा यानी बी और सी का कितना है 80 45 यानी यहाँ 5 8 4 12। ठीक है, 125। अब इसको 5 से काट दो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 यानी 27:25 इज द करेक्ट आंसर विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय ऑल शॉप्स। ठीक है, वेज पिज्जा कह रहा है ए और सी का हमने निकाल लिया था कितना 135, बी का कितना है 60, इनको ऐड कर दो कितना होगा 195। ठीक है, डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 से काटो तो 6, 3 से काटो तो 5, 65 विच इज इन ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए इज व्हाट परसेंट ऑफ नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप सी। वेज पिज्जा ए का कितना है 72 डिवाइड बाई सी का नॉन वेज पिज्जा कितना है 45 इंटू 100 करो, 9 से काटो तो 8, 9 से काटो तो 5, 5 से काटो तो 20, 8 इंटू 20 कितना होगा 160% विच इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए इज इंक्रीज्ड बाय 75%, देन व्हाट इज द सम ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी एंड नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, वेज पिज्जा बी का कितना है 60, 20% इंक्रीज हो रहा है मतलब 20% मतलब 1/5, 60 का 1/5 कितना होगा 12, तो टोटल कितना होगा 72। ठीक है, नॉन वेज पिज्जा ए का कितना है 56, 75% इंक्रीज हो रहा है यानी 3/4 करो, 4 से काटो तो 14, 14 3 जा 42, तो 56 से 42 ऐड करोगे तो कितना होगा 98। अब इनको मिला दो 98 72 कितना होगा 8 2 10 9 7 16 117 170 विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी देखो पार्टनरशिप बेस्ड केसलेट डीआई, ये केसलेट डीआई 2018 में SBI PU प्री में आया था जो पार्टनरशिप के ऊपर है। देखो क्या कह रहा है, देयर आर 3 persons A, B and C who each invested in 2 different schemes S1 and S2। ठीक है, 3 लोग हैं A, B और C S1 और S2 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, A इन्वेस्टेड ₹80,000 फॉर 2 years इन स्कीम S1। देखो कभी भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना जीरोस कभी भी कैलकुलेशन के लिए मत लेना जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 8 इंटू 2 करेंगे, S1 की बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है 30,000 फॉर 4 years इन स्कीम S2 यानी यहाँ होगा 3 इंटू 4। ठीक है, B इन्वेस्टेड ₹30,000 फॉर 3 years इन स्कीम 1 यानी यहाँ होगा 3 इंटू 3
एंड ही डिड नॉट इन्वेस्ट इन स्कीम बी, यानी यहाँ कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। बी ऑल्सो ऑब्टेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 बाय सेलिंग हिज कार, यानी इसको एक और प्रॉफिट भी हो रहा है 10,000 का, जिसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे जब प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी इन्वेस्टेड ₹50,000 फॉर 5 years इन स्कीम S1, यानी यहाँ होगा 5 × 5 एंड 10,000 फॉर 3 year इन स्कीम S2, यानी यहाँ 1 × 3 होगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कीम S1 इज 2 लाख, यानी यहाँ होगा 2 लाख एंड स्कीम S2 इज 90,000, यहाँ होगा 90,000, ठीक है। अब इनका निकालो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का कितना होगा 8 × 2 16, बी का कितना होगा 3 × 3 9, सी का कितना होगा 5 × 5 25, टोटल कितना होगा 16 9 25 25 50 50। यहाँ पे S2 का कितना होगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 1, बी का कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना है 5। यहाँ देखो 50 इज इक्वल टू 2 लाख है, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 चौको 20, फिर आएगा 3 zeros 4,000, 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4,000, ठीक है। यहाँ 5 इज इक्वल टू 90,000, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 18,000, तो यहाँ 4 इज इक्वल टू कितना होगा 72,000 और 1 इज इक्वल टू 18,000। यहाँ कितना आया 1 इज इक्वल टू 4,000, 16 इज इक्वल टू कितना होगा 64,000 और 9 इज इक्वल टू कितना होगा 36,000 प्लस बी का यहाँ कह रहा था कि 10,000 प्रॉफिट है, तो 10,000 प्लस कर दो कितना होगा 46,000, फिर सी का कितना होगा 25 × 4 1 लाख, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय बी एंड प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम S1, ठीक है। S1 से बी का प्रॉफिट कितना आया 46,000 हमने कैलकुलेट किया था, 3 0 काट दो, 46 यहाँ पे लिख दो, और सी का कितना है 1 लाख, यानी 3 0 काट दो कितना होगा 100, इनको काट दो कितना होगा 23 50, मतलब 23:50 which is in option C is the correct answer over here, right? क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम S2 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम S2, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ले लो, 4 डिवाइड बाई 1 × 100 दैट इज इक्वल टू कितना होगा 400 विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हमने यहाँ प्रॉफिट क्यों नहीं लिया, लास्ट क्वेश्चन में क्यों प्रॉफिट लिया, क्योंकि वहाँ बी का एक और दिया था प्रॉफिट 10,000 का जिसको हमें ऐड करना था, ठीक है। अगर कुछ ऐड करने को नहीं है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड दैट ऑफ बी, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ ए का कितना है 64, यहाँ 72 ऐड करो, 64 72 4 2 6 6 7 13 136, ठीक है। और बी का कितना है सिर्फ 46, क्योंकि स्कीम बी में उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अब इनको काट दो, 2 से काटो 6, 2 से काटो तो 8, यहाँ 2 से काटो तो 23, यानी 68:23 इज द करेक्ट आंसर विच इज इन ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम S1 एंड प्रॉफिट ऑफ सी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कीम S2, ठीक है। ए का कितना है 64 और सी का कितना है 18, या तो आप इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो या फिर इनको ऐसे ही डिवाइड बाई 2 करके ऐड कर दो। 64 का आधा कितना है 32, 18 का आधा कितना है 9, तो इनको मिला दो कितना होगा 41,000 विच इज इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम S1 एंड प्रॉफिट ऑफ बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कीम S1, तो ए का कितना है यहाँ 64 और बी का कितना है 46, इनको ऐड करो 4 6 10, 6 4 10 इज 1 11, 1 1 10,000 विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये DI देखो, ये 2017 में आया था। क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स एंड परसेंटेज ऑफ मेल आउट ऑफ दिस विजिटर्स आर गिवन, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट PQRSTU कह रहा है और कुछ म्यूजियम को विजिट कर रहे हैं,
मेल और फीमेल का यहाँ टोटल दे रखा है और परसेंटेज ऑफ मेल दे रखा है, तो हम फीमेल भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट क्यू आर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एस टू सी द म्यूजियम। देखो यहाँ क्यू के टोटल विजिटर्स कितने हैं 350, मेल कितने हैं 40, तो फीमेल कितने हो जाएंगे 60। देखो यहाँ 100 है तो 0 से 0 तक कट जाएंगे, तो कितना होगा 35 इंटू 6। ठीक है, देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज या रेशियो निकालने की बात कर रहे हैं तब वहाँ आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, फिर एस की क्या बात कर रहे हैं 400 इंटू 50, मेल की बात कर रहा है तो 400 का 50 परसेंटेज कितना होगा 200, 200 लिख दो इंटू 100, 0 से 0 कट जाएंगे, 2 से काटो तो 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 1 10, 105, 105 आंसर निकल कर आया। ठीक है, विच इज इन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी अप्रोच के साथ आपको बाकी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये है वो 4 क्वेश्चन 1 2 3 4। अगर किसी क्वेश्चन में एडिशन की बात कर रहा है या वैल्यू निकालने की बात कर रहा है तब आप मल्टीप्लाई करना, वरना जब भी परसेंटेज या रेशियो निकालने की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई ना करके टाइम सेव कैसे करोगे ये चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखना। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करना, आंसर कमेंट सेक्शन में करना। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन। अब हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के पजल्स को। ठीक है, चलो देखो पहला पजल क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, 9 persons are sitting in a row, some of them are facing north and some are facing south. P sits second from one of the extreme ends. कह रहा है 9 लोग हैं जिनमें से कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। P जो है वो एक्सट्रीम एंड से सेकेंड में है, यानी लेफ्ट से भी हो सकता है राइट से भी हो सकता है। तो इसके 2 केसेस बन सकते हैं, हम इसके 2 केसेस बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। देखो यहाँ नॉर्थ और साउथ फेसिंग नहीं होता, सिर्फ नॉर्थ फेसिंग या सिर्फ साउथ फेसिंग होता तो हम एक ही रो में 2 केसेस बना सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। क्योंकि यहाँ नॉर्थ और साउथ फेसिंग एक ही रो में है इसलिए हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, P सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। यहाँ पे P यहाँ लिख लो, यहाँ पे P यहाँ लिख लो। ठीक है, 2 पर्सन सीट बिटवीन P एंड R, यानी 1 2 यहाँ पे R हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, S सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। देखो यहाँ अगर साउथ को R फेस करेगा तो यहाँ तो P ऑलरेडी है इसलिए यहाँ नॉर्थ को फेस करेगा R। 1 2 S, S थर्ड में है R के लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ भी सिमिलरली R साउथ को फेस करेगा तभी S यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, U सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ S। देखो यहाँ अगर S नॉर्थ फेस करेगा तो उसके सेकेंड राइट में कोई प्लेस नहीं है इसलिए यहाँ S क्या फेस करेगा साउथ, तभी 1 2 यहाँ पे U आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ S क्या फेस करेगा नॉर्थ, तभी 1 2 यहाँ पे U आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ S फेसेस ऑपोजिट टू S। तो यहाँ अगर S नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसके इमीडिएट नेबर्स क्या फेस करेंगे साउथ, ये भी साउथ होगा, ये भी साउथ होगा। यहाँ S साउथ फेस कर रहा है तो उसके नेबर्स क्या फेस करेंगे नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ हो जाएगा और ये भी नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है T सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ U। यहाँ U नॉर्थ फेस करेगा तो ऑलरेडी S यहाँ पे है इसलिए यहाँ U फेस करेगा साउथ, तभी T यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे U सिमिलरली नॉर्थ फेस करेगा तभी यहाँ पे T आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, W इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। T के नेबर पे सिर्फ यहाँ प्लेस है तो W यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ पे W यहाँ प्लेस कर दो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पर्सन सिटिंग इन एन एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। यहाँ ऑलरेडी साउथ है तो यहाँ पे क्या होगा नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा साउथ। फिर क्या कह रहा है, P सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ T। देखो यहाँ अगर T नॉर्थ को फेस करेगा तो उसके लेफ्ट में P आ जाएगा, हमें चाहिए P राइट में तो इसलिए T यहाँ क्या फेस करेगा साउथ फेस करेगा, तभी यहाँ P राइट में होगा। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ टी क्या होगा, नॉर्थ फेस करेगा, तभी उसके राइट में पी आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, डब्ल्यू एंड पी डज नॉट फेस नॉर्थ, यानी क्या फेस करेंगे, साउथ। यहाँ भी साउथ, यहाँ भी साउथ, यहाँ भी साउथ, यहाँ भी साउथ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भी। दो प्लेसेस कहाँ पे है, यहाँ भी होगा, यहाँ क्यू होगा, यहाँ भी होगा, तभी यहाँ क्यू होगा, लेफ्ट में है ना 1 2, भी के लेफ्ट में क्यू है। ठीक है, फिर कह रहा है एक्स डज नॉट फेस साउथ, तो यहाँ एक ही प्लेस बचा है जो साउथ का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ होगा एक्स, तो ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखो क्या क्वेश्चंस आए थे। वंस आपने पजल सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यू के थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3, डब्ल्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा, डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। पी यहाँ पे है 1 2 3 4 5, एस यहाँ पे है, तो 5 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, इसका आंसर होगा 5। ठीक है, थर्ड नंबर में है, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे कौन है, वी और एक्स, वी और एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग साउथ। साउथ कौन कौन फेस कर रहा है, 1 2 3 4, 4 पर्सन्स आर फेसिंग साउथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ पे साउथ कितने फेस कर रहे थे, 4, तो 9 में से 4 गया तो कितना आएगा, 5, तो ऑब्वियसली 5 पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ, है ना। तो अभी सॉल्व करेंगे बॉक्स पजल को। देखो क्या कह रहा है, 6 बॉक्सेस दैट इज ए बी सी डी and F of different colors, that is orange, red, black, yellow, pink and white, are placed one above another but not necessarily in the same order। 6 बॉक्सेस हैं ए बी सी डी ई एफ डिफरेंट कलर्स के, एक के ऊपर एक है। ठीक है, क्या कह रहा है, C इज प्लेस्ड जस्ट अबव द ऑरेंज कलर्ड बॉक्स, तो हम इसको बना लेते हैं ऑरेंज, यहाँ पे इसके जस्ट अबव है C यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ऑरेंज कलर्ड बॉक्स। तो यहाँ पे ऑरेंज है, तो यहाँ पे 1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे ए हो सकता है, एक और भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो हम एक और केस बना लेते हैं ऑरेंज, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे 1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, फिर कह रहा है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड पिंक कलर्ड बॉक्स। ए और पिंक कलर बॉक्स के बीच 3 बॉक्स है। देखो यहाँ अगर 3 बॉक्स नीचे हो जाएंगे तो यहाँ ऊपर ऑलरेडी 3 है, तो 6 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमें तो 6 चाहिए, तो ऊपर ही कहीं ए के ऊपर पिंक होगा, तो ए के ऊपर यहाँ 3 बॉक्स गए तो यहाँ होगा पिंक। सिमिलरली यहाँ पे अगर नीचे कहीं पिंक होगा तभी होगा, क्योंकि ऊपर कहीं पे होगा तो ऑलरेडी यहाँ 3 है, ऊपर 4 हो जाएंगे तो 7 हो जाएंगे, तो यहाँ 1 2 और 3 छोड़ के यहाँ होगा पिंक। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई। तो हमें यहाँ नहीं पता डी और ई को कहाँ प्लेस करना है, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो डी और 2 प्लेसेस है ई के बीच। ठीक है, फिर कह रहा है, रेड कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो ए। तो यहाँ सी हो जाएगा रेड, यहाँ पे ए के नीचे जस्ट बिलो रेड है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देयर आर एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव रेड कलर्ड बॉक्स एज बिलो ई। तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 बॉक्सेस हो चुके हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6। रेड अगर बॉटम में है तो टॉप में ऑब्वियसली ई आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई। ठीक है, यहाँ पे ई को कहाँ प्लेस करना है, देखो अगर रेड के ऊपर हम एक ही प्लेस लेते हैं ए को, तो यहाँ ई यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो डी और ई के बीच 2 प्लेसेस कह रहा है, देखो 1 और 2 छोड़ के यहाँ सी है, तो ऑब्वियसली यहाँ तो ई नहीं होगा, तो यहाँ एक और प्लेस बनाना पड़ेगा। रेड के ऊपर 2 प्लेसेस हैं, तो ई यहाँ पे कहाँ आएगा, ऑरेंज पे आएगा। ठीक है, तभी यहाँ 2 प्लेसेस होंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, डी और ई के बीच 2 प्लेसेस हैं, तो यहाँ आएगा डी ऊपर। ठीक है, यहाँ पे डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ई इज नॉट ऑरेंज कलर बॉक्स, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ई यहाँ पे ऑरेंज कलर है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर कह रहा है, ब्लैक कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव येलो कलर्ड बॉक्स, यानी 2 प्लेसेस चाहिए, यहाँ पे है 2 प्लेसेस, येलो के ऊपर यहाँ येलो, ब्लैक है यहाँ ब्लैक। ठीक है, फिर कह रहा है, एफ इज प्लेस्ड अबव बी।
तो यहाँ F होगा, यहाँ होगा नीचे B। और क्या बचा कलर्स, ऑरेंज, रेड, ब्लैक, येलो, पिंक, गया वाइट बचा। ठीक है, तो C हो जाएगा वाइट। ठीक है, ये हो गया बॉक्स पजल सॉल्व। हर पजल में क्वेश्चन सॉल्व करा के मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती आप सबका। फर्स्ट पजल में आपने देखा क्वेश्चंस इजी आते हैं। वंस यू हैव डन विद द पजल 5 मार्क्स आर योर्स, राइट। सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पजल। देखो ये है फ्लोर पजल। देयर आर 10 पर्सन्स J, P, Q, R, S, T, G, U, V and X living in a 10-floor building such that ground floor is numbered 1, just above floor is numbered as 2 and so on, topmost floor is numbered as 10। ठीक है, हम बना लेते हैं यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। यहाँ पे लाइंस ऐसे ड्रॉ कर लेना ताकि जितने भी केसेस बन सके उनको आप सॉल्व कर सको। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, P lives on 5th floor। ठीक है, यहाँ पे P हो गया। फिर क्या कह रहा है, ओनली 3 persons live between P and B। तो 1, 2, 3 भी यहाँ पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। 1, 2, 3 भी यहाँ पे भी हो सकता है। 2 केसेस बन गए। ठीक है, फिर कह रहा है T lives immediate above J who lives on an odd number floor। तो हमें यहाँ पे कहाँ प्लेस करना है नहीं पता है, बहुत सारे प्लेसेस हैं, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ सिंपली लिख लेते हैं J ऑड में है O लिख दो। J के इमीडिएट अबव में क्या है, T है। ठीक है, फिर कह रहा है S lives on one of the floors below R। R के नीचे यहाँ पे सिंपली लिख लो S। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिटवीन J एंड P इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिटवीन T एंड R। J और P के बीच जितने हैं T और R के बीच उतने ही पर्सन्स हैं। ठीक है, देयर इज 1 फ्लोर इन बिटवीन U एंड X। U और X के बीच 1 फ्लोर है। फिर कह रहा है W lives on an odd number floor। तो W ऑड में है O लिख दो। फिर क्या कह रहा है, R does not live on top floor। यहाँ पे R नहीं होगा। फिर कह रहा है S lives on an odd number floor above X but not on 7th floor। तो X के ऊपर कहीं S है लेकिन 7th फ्लोर में नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है V lives below the floor on which P lives। तो ये जो केस हमने बनाई थी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, V P के नीचे है। ठीक है, फिर कह रहा है U lives above the floor on which X lives। तो हमने यहाँ U और X के बीच जो 1 प्लेस बनाई थी ये हो जाएगा ऐसे U1 X। ठीक है, फिर कह रहा है Q lives on an even numbered floor above P but not on top floor। तो P के ऊपर कहीं है इवन नंबर पे Q, E लिख दो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन टॉप में नहीं है। ठीक है, देखो इन्हीं सारे क्लू में से हमको सॉल्व करना है ये पजल। देखो कौन सा क्लू सिमिलर है। यहाँ पे देखो T और J है, यहाँ भी T और J है, तो इसको हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। J है ऑड प्लेस में। ठीक है, ऑड प्लेस ढूंढो कहाँ है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे बिठा लो J को, यहाँ होगा T। फिर कह रहा है J और P के बीच जितने मेंबर हैं T और R के बीच उतने ही मेंबर हैं। यहाँ J और P के बीच कितने हैं 1, तो यहाँ T और R, यहाँ R नहीं आ सकता, R टॉप में नहीं होगा तो R कहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर कहाँ हो सकता है, यहाँ ऑड प्लेस 3 में है, यहाँ J को बिठा लो, यहाँ होगा T। J और P के बीच 1 है तो T और R के बीच R यहाँ होगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 में R नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि R के नीचे कहीं S है। देखो ये हमने क्लू बनाई थी तो R यहाँ नहीं होगा। ठीक है, फिर ऑड प्लेस कहाँ है, 9 में है, J को यहाँ बिठा लो, T को यहाँ बिठा लो, P 5 में है, V नीचे है और J और P के बीच 3 मेंबर हैं, T और R के बीच 1, 2, 3, R यहाँ आ जाएगा। ठीक है, R को लेकर और क्या क्लू है, देखो यहाँ R के नीचे कहीं S है और यहाँ S ऑड नंबर फ्लोर पे है लेकिन 7th फ्लोर पे नहीं है, तो यहाँ R के नीचे कोई ऑड नंबर नहीं है, सिर्फ 2 का प्लेस बाकी है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे R के नीचे क्या ऑड है, 3 है, तो यहाँ होगा S, यहाँ पे भी 3 में होगा S। फिर S क्या है, X के ऊपर कहीं है और X को लेकर यहाँ क्लू है U और X के बीच 1% है, U ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ होगा U, यहाँ होगा X, सिमिलरली यहाँ होगा U, यहाँ होगा X।
फिर कह रहा है W कहीं ऑड नंबर प्लेस पे है, W यहाँ ऑड कहाँ बचा है, यहाँ 7 बचा है, यहाँ पे W को बिठा दो, यहाँ 9 बचा है, यहाँ पे W को बिठा दो। फिर क्या बचा, Q बचा, तो Q के लिए प्लेस टॉप में है, लेकिन हमें Q टॉप में मना कर रहा था, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, यहाँ Q होगा 8 नंबर प्लेस पे। ठीक है, ये हो गया सॉल्व 10 फ्लोर बिल्डिंग पजल TJQWRPUSX और V। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट को। देखो क्या कह रहा है, 6 persons आर सीटिंग अराउंड ए ट्रायंगुलर टेबल, persons who are sitting at corner are facing towards the table and the persons who are sitting at middle of the table are facing outside the table। ठीक है, हम ट्रायंगल बना लेते हैं, एक और एक, दो केसेस बना लेते हैं। कॉर्नर पे जो है वो सेंटर को फेस कर रहे हैं और जो मिडिल पे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। यहाँ पे भी बना लो, कॉर्नर को सेंटर और मिडिल जो है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो ए सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, तो ए को यहाँ बिठा लो। फिर कह रहा है एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो यहाँ पे एम होगा, यहाँ एम बना लो। ठीक है, फिर कह रहा है 2 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड बी, 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे होगा, यहाँ पे एम 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे होगा। ठीक है, सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, यहाँ इमीडिएट राइट पे सी यहाँ होगा, यहाँ इमीडिएट राइट पे सी यहाँ होगा। ठीक है, फिर कह रहा है एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अगर ओ कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पे ओ होगा, यहाँ पे एन होगा, क्योंकि ओ कॉर्नर पे नहीं होगा। यहाँ पे 2 प्लेसेस अलग अलग है तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे 2 प्लेसेस हमको एक साथ चाहिए तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व। ठीक है, देखो जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है या जिसमें 1 वेरिएबल भी होता है ना, वो पजल्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप 1 और 2 मिनट में भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पजल देखो क्या कह रहा है, 8 persons DEFGMOP and S purchase some products one after another but not necessarily in the same order। 8 लोग हैं DEFGMOP and S जो कुछ परचेज कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर। तो हम रो टाइप करेंगे ना, तो 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो एटमोस्ट 2 persons परचेज बिफोर एफ। देखो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2, वहाँ 2 से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे पजल्स को ना हमेशा रो पजल की तरह सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे पजल्स में क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पर्सन्स है ना, अगर उनको अल्फाबेटिकली रखा जाए लेफ्ट से राइट, तो किसका प्लेस है जो चेंज नहीं होगा पहले से। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट मतलब हमको लाइन जैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं एफ से पहले, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो एफ से पहले यहाँ 0 छोड़ के एफ यहाँ, 1 छोड़ के एफ ऊपर लिख लो और यहाँ 1 2 छोड़ के एफ यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देखो ओनली 1 person परचेज बिटवीन डी एंड एफ, तो एफ और डी के बीच 1 पर्सन होना चाहिए। तो एफ यहाँ 1 छोड़ के डी यहाँ हो गया, यहाँ 1 छोड़ के डी यहाँ हो गया, यहाँ एफ से पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, तो डी यहाँ पे लिख लो, एक और ऊपर कर लो एफ, यहाँ 1 छोड़ के डी यहाँ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो P परचेज जस्ट बिफोर S, तो हमें नहीं पता P और S को कहाँ प्लेस करना है, सिंपली लिख दो P जस्ट बिफोर S। ठीक है, फिर कह रहा है 1 person परचेज बिटवीन P एंड D, तो यहाँ 1 छोड़ के P यहाँ आएगा, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ ऑलरेडी F है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 1 छोड़ के P यहाँ आएगा, यहाँ पे 1 छोड़ के P यहाँ आएगा। ठीक है, फिर हमने लिखा था यहाँ S के जस्ट बिफोर P है, तो यहाँ पे S होगा, यहाँ S यहाँ होगा, यहाँ पे S यहाँ होगा। ठीक है, फिर कह रहा है M परचेज जस्ट बिफोर E, यानी E के पहले M इस सीक्वेंस में आना चाहिए। 2 प्लेसेस कहाँ है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे E होगा, यहाँ पे M होगा, यहाँ पे कहीं भी नहीं है 2 प्लेसेस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे E यहाँ आएगा, यहाँ M होगा। ठीक है, फिर कह रहा है O परचेज बिफोर G एंड आफ्टर E,
यानी ई के बाद कहीं ओ है, तो यहाँ ई के बाद कोई प्लेस नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा ये ई के बाद ओ है, यहाँ पे ओ होगा, ओ जो है वो जी से पहले खरीद रहा है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया करेक्ट